तो इंडिया आइडिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना हम सभी ने, और उन्होंने साफ इस दौरान कहा कि भारत में निवेश के अपार मौके हैं और अमेरिका इन मौकों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से लेकर अभी तक जब भारत में कोरोना संकट छाया हुआ था, करीब 20 अरब डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश भारत में हुआ है, जो ये बताता है कि दूसरे देशों में भारत को लेकर कितना विश्वास अब भी बना हुआ है और भारत इन देशों के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है आने वाले कई दशकों तक। उन्होंने तमाम अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनका जिक्र किया, चाहे वो रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पेस हो या टेलीकॉम हो या फिर हाउसिंग हो, हर चीज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में आने वाले सालों में कई गुना एक तरह से बढ़ोतरी की गुंजाइश है इन सभी क्षेत्रों में, और अमेरिका इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ अपनी साझेदारी को और बड़ा, व्यापक और गहरा कर सकता है। और प्रधानमंत्री के इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, खासतौर पर अमेरिका के जो तमाम बड़े नेता हैं और कारोबारी हैं, उन सब ने प्रधानमंत्री मोदी के इस सुझाव को या कहें इस एक तरह से जो उन्होंने निमंत्रण दिया है उसको सुना है। तो ये देखना है कि अमेरिका इसका इस्तेमाल कैसे करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके का पूरा इस्तेमाल एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह भारत को दुनिया के सामने लाने पर किया। इस मुद्दे पर हम करेंगे खास बातचीत। हमारे साथ हैं शीतल शर्मा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेएनयू में, और पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती साहब, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही अभी लगभग 18 मिनट के अपने भाषण में, अमेरिका को उन्होंने डिफेंस के अलावा और कुछ और क्षेत्रों में जो दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा गहरी एक तरह से काफ़ी तालमेल है या काफ़ी एक तरह से आपस में व्यापारिक साझेदार हैं कई क्षेत्रों में, तो उन्होंने कई और क्षेत्र भी खोले हैं। कितना असर इसका आपको लगता है आने वाले समय में होगा? भारत और अमेरिका की साझेदारी और किस तरफ बढ़ती दिख रही है? मुझे लगता है अभी जो विश्व स्तर पर जो माहौल फैला हुआ है, चाइना का जो रुख जो हम देख रहे हैं, और उधर से अमेरिका भी चाइना के साथ जो ट्रेड डील था वो अब नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है अमेरिकन कंपनीज जो हैं उनको भी संकेत जा रहा है कि भाई आप चाइना से थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, और दूसरा बहुत बड़ा जो मुल्क है और मार्केट है वो इंडिया है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मिला लें तो मेरे ख्याल में 140 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, सबसे बड़ा है। हम लोग दोनों देश सबसे बड़े डेमोक्रेसीज है, तो कई हमारी तालमेल है जैसे आपने कहा, तो इसमें कोई शक नहीं। और फिर प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया कि 20 बिलियन डॉलर का इस पीरियड में, कोविड के पीरियड में, जहां मतलब लोग अपना मतलब घर में बैठे हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी निवेश हुआ है। अब एफडीआई है या अपने स्टॉक मार्केट में है, जो भी है, पर निवेश हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक मौका है। कोविड जरूर हम लोग को परेशान कर रहा है, पर कोविड एक मौका भी है। जिस तरह से चाइना ने इस मौके का फायदा उठा के साउथ चाइना सी में, हांगकांग में, ताइवान के ऊपर, हमारे ऊपर जो लद्दाख में जो कर रहे हैं, हमको भी ये मौके का फायदा उठाना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका हमारा फ्यूचर में जो इकोनॉमिक पार्टनर और सिक्योरिटी पार्टनर बनने वाला है और बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है अमेरिका के साथ हमने हाथ मिला के अब कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ हमने सोचा था कि चलो ट्रेडिंग करके, बाकी चीज करके चाइना के साथ हम एक मतलब समझौता कर पाएंगे या हम एक बैलेंस कर पाएंगे, पर वो अब संभव नहीं है। जिस तरह से चाइना का रवैया रहा है, अब वो संभव नहीं है। हमको डीकपलिंग करना ही पड़ेगा। और चाइना ने जो हमारे मार्केट में कई चीजें पे जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसको हमें बहुत बहुत गौर से फिल्टर करना पड़ेगा। और जो चाइना के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि चाइना को बैन कर दो, तो हो भी नहीं सकता। मैं ये कहता हूं चाइना को बड़ा सिलेक्टिवली मतलब जिस निवेश का अपॉर्चुनिटी जो है वो देना पड़ेगा।
पर इसमें ये हम लोगों को सिक्योरिटी और बाकी सब चीजें देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका के साथ हमारा जो गठबंधन है उसको बढ़ाना चाहिए। अमेरिका खुद भी ये चाहता है, बाकी बहुत सारे देश भी ये चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अब अनिवार्य हो गया है। अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं। जी, और चीन भी भारत का एक बहुत बड़ा कारोबारी साझीदार था, बिजनेस पार्टनर है, लेकिन जिस तरह के संपर्क, जिस तरह के संबंध पिछले कुछ समय में चीन के साथ बिगड़े हैं, उससे असर कारोबार पर पड़ेगा। तो अमेरिका के पास मौका है उसको अपनी झोली में डालने का या और ज्यादा नए क्षेत्रों में भारत के साथ तालमेल करने का। शीतल शर्मा, आज जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसमें चीन का कहीं कोई जिक्र नहीं था, उसमें कोरोना वायरस का भी कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं था, वैक्सीन का भी बहुत ज्यादा जिक्र नहीं था। उन्होंने प्योरली अपनी बात सिर्फ और सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित रखी और अमेरिका को एक तरह से उन्होंने ये कहा कि आप ही हमारे सबसे बड़े कारोबारी साझीदार हैं। सुशील, मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छा किया कि चीन का जिक्र नहीं किया, या आप ये समझ लीजिए उन्हीं चीजों या उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस किया कि जिनकी हमें जानने की जरूरत थी। अब अगर हम इनके भाषण को पूरी तरीके से एनालाइज करें तो हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने चार पांच बहुत मुख्य मुख्य बातें कही है, जिसमें इंडिया का जो अपना इंटरेस्ट है वो सामने रखा। और पर्टिकुलरली उन्होंने 4 ओ की बात की, जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगी। कहा, ओपननेस की बात की, अपॉर्चुनिटी की बात की, ऑप्शंस की बात की, और इन सब में ऑप्टिमिज्म की बात की। जैसा अभी एम्बेसडर साहब ने भी बताया कि ये भले ही ऐसा दौर है जिसमें हम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, हम ही नहीं पूरा विश्व कठिनाइयों से गुजर रहा है, पर इसमें हमारे लिए पैकेज में क्या है, अब आप निरंतर रूप से कोई उदासीनता से इसको नहीं देख सकते। यहाँ पे हमारे लिए एक ऐसा मौका आया है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज देखें अपने स्वॉट एनालिसिस में। थ्रेट्स तो हैं हमारे पास, अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, बट अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव के रूप से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि हम और अमेरिका, इंडिया और अमेरिका जो हैं वो सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, सबसे तकरीबन ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। उन दोनों के कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज हैं, हमारी जो विचारधारा है वो एक सी हैं। हालांकि अगर हम थोड़ा इतिहास की बात करें तो शीत युद्ध के बाद थोड़ा सा एस्ट्रेंज डेमोक्रेसीज इनको कहा जाता है, बट अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो दोनों डेमोक्रेसीज हैं इनको एक बैलेंसिंग और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में आना चाहिए। अब बैलेंसिंग और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप से क्या मतलब है? स्ट्रैटेजिक जो है वो हमें जियोपॉलिटिकल एडवांटेज देगा, और जो रियलिस्ट और प्रैग्मेटिक है वो हमें इकोनॉमिक एडवांटेज देगा। जैसे जैसे हमने पिछले 6 महीनों में देखा है, कोरोना के दौरान कहीं ना कहीं चाइना की एक मानसिकता सबके सामने आई है। हालांकि काफी मिस इन्फॉर्मेशन रही है, बहुत डिनाइल के मोड में रहा है, पर कहीं ना कहीं जो निडल ऑफ सस्पिशन है, जो शक की सुई है, वो हमेशा चाइना की तरफ जाती है, और उसके तरफ से ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने कई तरीके की हमारे बॉर्डर पे परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश की। हांगकांग में किया, साउथ चाइना सी में किया, तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट चाइना की सामने आई। अब पूरे ग्लोबल समीकरण में, अंतरराष्ट्रीय इसमें समीकरण में देखें तो इस प्रकरण के दौरान इंडिया और यूएस जो काफी नजदीक आए। अब इस नजदीकी को हम अगर आया की भाषा में कहें तो देयर इज नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, बट आपके इंटरेस्ट जो है वो परमानेंट रहते हैं। अब हमारे इंटरेस्ट क्या है? हमारे इंटरेस्ट, अब तक हम एक बहुत ही साधारण लाइन यूज करते रहे अपने को बताने के लिए विश्व को कि हम एक बड़ी मार्केट है, हम एक बड़ी मार्केट है, पर हमें एक मार्केट से ज्यादा बनना है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सिर्फ हमें मार्केट नहीं रहना है। मार्केट का तो मतलब है आप अपना सामान लाइए और यहाँ बेचिए। आत्मनिर्भरता में हमारे यहाँ ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी की बात आती है, जो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करनी है। जो हमारे ट्रेड डील्स हैं, हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस सबको इतना लचीला और इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा भारत को कि जिससे हम निवेश को बुला सकें यहाँ पे, और भारत में रोजगार जनरेट करें, आत्मनिर्भरता की ओर जाएं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आए, बेहतर सुविधाएं हैं, ताकि हम विश्व को, इन्वेस्टर्स को ये दिखा सके कि आप आइए और यहाँ बिजनेस कीजिए। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमारा जो आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस का क्वेश्चन है, इंडेक्स है, वो ऊपर जाएगा। और यही चीज है कि उनकी एक बात और मैं सामने लाना चाहूंगी जो मुझे काफी अच्छी लगी। इट्स नॉट जस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बट ईज ऑफ लिविंग के भी बारे में उन्होंने कहा। और
इस पर्टिकुलर पेंडेमिक ने, कोरोना ने हमारे लिए एक पर्टिकुलर मैसेज जो छोड़ा है कि जो वल्नरेबल और वीक सेक्शंस हैं इंडिया में, उनकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है। आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं पैंडेमिक जो लॉकडाउन हुआ उसका असर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास पे उतना नहीं पड़ा जितना लोअर क्लास और वर्किंग क्लास जो लेबर क्लास है उस पर बहुत ज्यादा पड़ा है। तो इन फ्यूचर हमें कुछ इस तरीके की पॉलिसीज या इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि यदि हम इस तरीके की किसी परेशानी या भविष्य में आगे एनकाउंटर करते हैं तो हम इसमें से किस तरीके से पार निकल सकते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। एक सोची समझी रणनीति होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, और इसको हमें दो लेवल पे समझना पड़ेगा। एक तो हमारा इंटरनल डोमेस्टिक होमवर्क हम किस तरीके से करते हैं, और हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं, अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम है, उसको इंटैक्ट रखते हुए अपने को ग्लोबल प्लेयर बनाने की रेस में किस तरीके से आगे लाते हैं। इंडिया का भविष्य बहुत स्ट्रांग है, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, रूल ऑफ लॉ है, सेक्युलरिज्म है, सारे वैल्यू सिस्टम के साथ इंडिया की एक बहुत अच्छी इमेज है जो और उभर कर आई है। पैंडेमिक में हमने 100 से ज्यादा देशों को दवाइयां दी हैं, किट्स दी हैं, अपने को खुद परेशान होते हुए भी हमने लोगों की परेशानी में साझेदारी किया है। तो इस मोमेंटम को जो हमने यहाँ पे गेन किया है ये कहीं नीचे ना हो, इसको निरंतर हमें ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, एनहांस्ड लेवल ऑफ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि फ्यूचर जो है हमारा वो 2 C's पे टिका है, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। So collaboration and cooperation, not just in the field of say military weaponry and buy and sell things, but in future जो है वो convergence of knowledge sharing भी होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके का अगर इस तरीके का कोई और पैंडेमिक या कोई और परेशानी वर्ल्ड के सामने आती है, या देयर इज अ ग्लोबल डिजास्टर और एनी प्रॉब्लम, इंडिया शुड बी एबल टू प्ले अ प्रोएक्टिव एंड गुड रोल in terms of countering it and helping the other world also to overcome it. जी, चक्रवर्ती साहब, भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हुए हैं मोदी सरकार के दौर में भी और उससे पहले भी, और चीन के साथ जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं कोई रणनीतिक चूक भी इसके साथ साथ हो रही है? क्या आप चीन को बहुत ज्यादा अपने खिलाफ अगर कर देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत एक तरफा आपकी रणनीति हो रही है? देखिए, हमको अपने मतलब जो हित में है, जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उसको तो जरूर ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का मतलब यही है कि हम अपने हित को प्रोटेक्ट करें, प्रोजेक्ट करें। मैं ये नहीं कहना चाहता कि चीन को एकदम एक कटघरे में डाल दे। मैंने कहा भी कि जिस तरह के निवेश चीन से आते हैं हमको उस पर एक निगरानी करनी पड़ेगी, हमको उसको फिल्टर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर चीन अपने एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो मैं समझता हूं वो उनका पैसा है, वो यहाँ लगाना चाहते हैं तो लगाए, क्योंकि उसका फायदा हमें मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे यहाँ माल बनेगा जो शायद हमारे यहाँ बिकेगा और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो हमको इसको थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा कि चाइना से जो निवेश आता है उसको हम किस तरह से हैंडल करें, वो उसकी क्या फिल्ट्रेशन हम करेंगे। देखिए, ये संभव नहीं है कि हम रिश्ते तोड़ दें चाइना। चाइना एक बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति है जो हमारे बॉर्डर पे है। चाइना का रवैया हमको पसंद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो हमारे बॉर्डर पे जिस तरह की हरकतें कर रहा है, भूटान में कर रहा है, नेपाल में कर रहा है, बांग्लादेश में भी शुरू कर दिया उन्होंने इस तरह की बातें, जो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता उस पर बेसिकली जो चाइना कर रहा है वो या तो उनकी कुछ अंदरूनी समस्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या उन्होंने सोच लिया है कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, दुनिया चुपचाप हम जो भी करेंगे वो मतलब और दुनिया कुछ नहीं करे उसके खिलाफ। पर वो संभव नहीं है। वो तो उनको अब पता चल रहा होगा कि दुनिया भी समझती है कि ये बर्दाश्त की सीमा कहाँ तक है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि चाइना के साथ ट्रेडिंग चलेगा, जहां जहां हमारी जरूरतें हैं वहां पे हम जरूर चाइना से ट्रेडिंग करेंगे। मुझको नहीं लगता कि उसको बंद किया जा सकता। जो अनएसेंशियल ट्रेडिंग है, जो भी मान लीजिए, जो जैसे टॉयज है या कुछ है जो पहले हमारे यहाँ बनती थी,
अब वो चाइना से इंपोर्ट होने लगी। तो हमें तो वो खिलौने तो चाहिए नहीं ना। एक नेशनल इकोनॉमी को खिलौने मतलब सिक्योरिटी या अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बर्बाद करके हमको खिलौने नहीं लेना है चाइना से। तो मुझे लगता है ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां हमको नियंत्रण करना पड़ेगा, और चाइना से जो भी इस तरह की चीजें आती है उस पर रोक लगाना पड़ेगा, या किसी तरह से हम लोगों को WTO के संदर्भ में उस पर हमको पाबंदियां लगानी पड़ेगी, टैरिफ हो चाहे और कुछ। तो मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चाइना को कटघरे में डाल दो और उससे कोई डीलिंग्स मत करो, ये संभव नहीं है आज की दुनिया में। ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, सब लोग अपने साथ संबंध करते हैं। पर हमें देखिए, अगर हमको एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी चलाना है तो आर्थिक शक्ति एक अनिवार्य है, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना को ही देख लीजिए, वो आर्थिक शक्ति के बल पर ही आज इस तरह से चौड़ा हो रहा है दुनिया। तो मुझे लगता है हमको भी आर्थिक शक्ति बिल्कुल आर्थिक के लिए ताकत जो भी करना हो हमें करना पड़ेगा। आज के दौर में आर्थिक ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास ये ताकत है वो फिर दूसरी ताकत भी हासिल कर ही लेता है, और चीन इसका एक उदाहरण